हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज क्लास 10 का जो साइंस सब्जेक्ट का हम लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, सेट का जो जेक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है 2021-22 के एग्जाम के लिए, प्रथम टर्म का जो एग्जाम होना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 4 नंबर सेट तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, जो टोटल 4 सेट का वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। आपका एग्जाम में क्वेश्चन उससे आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग का साइंस सब्जेक्ट का आज आखिरी सेट है, सेट नंबर 5। इसके बाद साइंस हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सोशल साइंस का वीडियो जो 5 सेट झारखंड बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, उसको हम लोग सॉल्व करके मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन यहाँ जो लिखा है ये आपने बाकी वीडियो में मैं बताया हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य, कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक 1 अंक का होगा। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है, गलत उत्तर के लिए कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो होते हैं वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक लगाना है, सीधी रेखा में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, परिवर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर। ऑप्शन डी लिखा हुआ है सभी परिवर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन या अपवर्तन किसी का भी नियम हो वो आपका जो है लागू होता है सभी परिवर्तक पृष्ठ पर, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा कैसे होता है? देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, तो F बराबर क्या होता है? R/2। तो वक्रता त्रिज्या का ये क्या हुआ? आधा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो इसीलिए हम लोग का ये आंसर क्या दे देगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला आधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्श्चन एक न एक आएगा ही, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप से, है ना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि F बराबर क्या होता है? R/2, है ना। R का मान कितना लिखा हुआ है? 20/2। आप डिवाइड करिएगा तो कितना कट के आएगा? 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी पर रखा हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। तो सही आंसर क्या होना है इसका? ऑप्शन ए, सी पर ही बनेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए अवतल दर्पण में आपका 5 केस ऐसा है जहां प्रतिबिंब वास्तविक होगा, लेकिन एक केस ऐसा है जहां की प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कब होगा आभासी? आभासी एक ही केस में होता है, जब P और F के आप बीच में कहीं वस्तु को रख दीजिएगा। ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बाकी प्रतिबिंब हमेशा इसका क्या बनता है? वास्तविक बनता है। तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ए और बी दोनों आपको इसको करना है। आपको बी नंबर में टिक नहीं लगाना है, वास्तविक में नहीं लगाना, क्योंकि एक केस ऐसा होता है जिसमें आभासी बनता है ना। तो हम लोग दोनों में चलेंगे, ऑप्शन सी लिखा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। पश्च दृश्य का मतलब है लुकिंग ग्लास के लिए। तो वाहन जो होते हैं उसके लुकिंग ग्लास में कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण लेंस संभवतः कैसा है? अच्छा, दर्पण लेंस में यहाँ कोमा होना चाहिए था। ठीक है, दर्पण के बाद क्या होना चाहिए था? कोमा नहीं है। तो आपको समझना है, यहाँ पर पूछा आपको दर्पण का कैसा होगा, लेंस कैसा होगा, जब -15 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ वैल्यू है ना, फोकस दूरी और गोलीय लेंस दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों क्या होगा? अवतल होगा। दोनों क्या होगा? अवतल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, किसी लेंस का क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है? तो देखिए P बराबर होता है 1/,
एफ। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P बराबर 1/f। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें। तो लेंस का आवर्धन पूछा है ना, तो देखिए याद रखिएगा, अगर आवर्धन पूछे तो m बराबर होता है v/u। लेकिन अगर आपसे लेंस ना पूछ के दर्पण पूछे, क्या पूछे, दर्पण का आवर्धन पूछे, तो ये -v/u होता है, आपको याद रखना। ठीक, तो हमसे क्या पूछा, लेंस, तो लेंस के लिए ये वाला आएगा, है ना, लेंस के लिए ये वाला आएगा। तो अब देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन डी में है, प्लस में, है ना, m बराबर v/u। अगर दर्पण पूछे तो क्या आंसर होता, अगर दर्पण पूछे तो ये वाला आंसर होता, माइनस वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना होता है। ये तो बहुत ही आसान है, 25 सेंटीमीटर, है ना। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका मतलब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंखों के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, तो आंख में हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का या परमाणुओं का समूह का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही आपको बराबर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर लिखा है उपचयन में। ठीक है, क्या होता है उपचयन में, तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए नंबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी में क्या लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो याद रखिएगा आप, वो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। कैसा होता है, क्षारीय। अगर आपको अधातु का पूछे तो आंसर अम्ल होगा, अधातु का पूछे तो आंसर क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, धातु का, तो धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक चित्र दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक चित्र। इसमें बोला है दिए गए चित्र क्या दर्शाता है। चित्र देखिए ना, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हाथ के इस उंगली को देखिए गल रहा है ना, इधर लोहा का पाइप है ये भी गल रहा है ना। इसका मतलब ऑप्शन में ए नंबर में है जल की बर्बादी को रोकना, तो ये जल की बर्बादी को रोकने का सिंबल नहीं है। ऑप्शन बी है सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, हाँ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या, बी नंबर, इसका बी नंबर क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो आप बी नंबर पर टिक लगा लीजिए, बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है। जो क्षारक है अगर पानी में घुल गया तो कैसा आयन देगा, तो क्षारक याद रखिएगा अगर जल में घुलेगा तो OH माइनस आयन देगा। क्षारक कैसा आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। और अम्ल कैसा आयन देगा, तो अम्ल से अगर आपसे पूछे ना तो अम्ल याद रखिएगा H प्लस आयन देगा, अम्ल पूछे तब। ठीक है, लेकिन क्षारक पूछा तो इसलिए ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है ना, आपको बताना है कि क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या विरंजक चूर्ण का या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखेंगे। 23 में लिखा है एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक
है वह पदार्थ क्या है ना? तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा बताइए? तो वो पदार्थ हो जाएगा क्षार। क्षारक नहीं, क्षारक में टिक नहीं लगाना है ना, ये जो क्षारक है ना इसमें टिक नहीं लगाना है, आपको क्षार में टिक लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं? तो देखिए, जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाता है, ऐसा पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब 5.6 से कम कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में लिखा है, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, गैस फट की ध्वनि के साथ जलती है, वो गैस कैसा है, मतलब कौन सा गैस है ना, आपको बताना है। तो वो गैस हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ये सभी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आप बड़ी आंत मत करिएगा, छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है प्लेटलेट्स। क्या मदद करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, पादप के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। जल की हानि को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो मुख्य रूप से क्या बनता है? तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन बनता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन बी में टिक लगा लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर को। 32 नंबर क्वेश्चन में अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? श्लेष्मा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? ठीक है, याद रखिएगा, शाकाहारी जीव, जितना भी शाकाहारी प्राणी जीव है उसका क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो इसमें और सबसे छोटा किसका होता है? सबसे छोटा शाकाहारी का नहीं होता बल्कि मांसाहारी का होता है। तो पहली बात तो शेर तो मांसाहारी है, इसका सबसे छोटा होता है ना। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर सी, गाय का। गाय का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है, ठीक है, यानी पाचन तंत्र जो होता है वो सबसे लंबा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में विखंडन जनन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका? 34 का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे ना हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, परतन, कलम, रोपण, यहाँ कोमा देना चाहिए था, कोमा दिया नहीं है ना, तीनों अलग अलग है, इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? आपको बताना, ये जो 3 नाम दिया ना, ये किस प्रकार की जनन की विधि है, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अंडाशय। ये मादा में पाया जाता है, किसमें? मादा जनन अंग में पाया जाता है, अंडाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? अच्छा, लैंगिक संचरण रोगों का आपका नाम बोलना है। तो ऑप्शन ए दिया है कैंसर, ये तो नहीं है। टाइफाइड, ये भी नहीं है ना। गोनोरिया, ये हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी। अच्छा, कोरोना, देखिए कोरोना आ चुका है ना, तो ये लेटेस्ट आ गया कोरोना, क्योंकि बुक में तो कोरोना छपा भी नहीं है ना, फिर भी ये करंट अफेयर टाइप से आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोनोरिया। ये गोनोरिया जो है लैंगिक संचरण रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर को। तो इसमें लिखा हुआ है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, शुक्राणु जो होता है वो वृषण में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं शुक्राणु? वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो बताइए वृषण आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में है ना। ये ऑप्शन सी में ब्रसन लिखा हुआ, लेकिन ये वृषण होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा यहाँ, ऐसा होना चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं है, ऑप्शन सी में आप टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? उसमें ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, एकदम सही बात है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखना भी नहीं, क्योंकि एक आंसर तो सही होना है, ए तो सही हो चुका है। उसमें ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन जो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, टोटल 40 ही क्वेश्चन है। ठीक है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को हम लोग जौ गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का इस प्रकार जो साइंस सेट था 5 गो साइंस का जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। 5 का 5 सेट जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर बाय चैप्टर साइंस का हम ऑब्जेक्टिव बना के वीडियो डाले हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, आपको एग्जाम में उतना हेल्प होगा। अगर पूरा नंबर लाना है तो आप जरूर एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, मेरा बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर बाय चैप्टर है उसको देखिएगा। ठीक है, और ये 5 का 5 सेट आप अच्छा से 2-3 बार देखिएगा, पक्का है आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का साइंस का पूरा 5 का 5 सेट कंप्लीट है। अब हम लोग सोशल साइंस या मैथ कोई भी जो आपका सेट अच्छा है हम उसको उठा के वीडियो बना के डालेंगे इसी तरह। ठीक है, चलिए, तो ये कंप्लीट होता है हम लोग का। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपका बहुत हेल्प होगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।